बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज हम लोग फ़र्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। तो इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन, अगर आपको याद हो हम लोगों ने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था। तो क्योंकि बायोकेमिस्ट्री के हवाले से हमारा ये चैप्टर चल रहा है तो इसी वजह से हम लोग, क्योंकि कार्बन का बहुत अहम रोल है लाइफ के अंदर, इसी वजह से आज हम इसकी में टॉपिक भी यही पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले एक हेडिंग बना लेते हैं, स्केलेटन ऑफ लाइफ। स्केलेटन ऑफ लाइफ यानी इसमें आप लोगों, स्केलेटन का मतलब होता है ढांचा, ठीक है। तो ये क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका बेसिक एलिमेंट है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इट इज़ अ बेसिक एलिमेंट, क्योंकि बग़ैर कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड बन ही नहीं सकता। तो बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसी वजह से ये बुनियादी ढांचा ऑर्गेनिक कंपाउंड को यही देता है। यानी कार्बन है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन नहीं है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी नहीं है। तो लिहाजा इसी वजह से इसको हम लोग कहते हैं द स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनिक लाइफ, या यूँ कह लें स्केलेटन ऑफ लाइफ कह लें। तो बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि कार्बन से मिलके बनते हैं। उसके बाद कार्बन की दूसरी एक अहम खूबी वो ये है कि कार्बन जो है एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। टेट्रा का मतलब हो गया 4, यानी इसकी वैलेंसी जो होती है, इसकी वैलेंसी 4 है, यानी ये 4 दूसरे एटमों के साथ मिल सकता है। और ये क्वालिटी भी इसको एक बहुत ही यूनिक करैक्टरिस्टिक्स देती है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है तो ये मुख्तलिफ़ एटमों के साथ, सेम एटम के साथ मिल के जो है मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड्स, डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है। इसी वजह से कार्बन जो है नेचर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो टेट्रावैलेंस होने की वजह से ये कि हाइड्रोजन से मिल सकता है, ये नाइट्रोजन से मिल सकता है, ये फास्फोरस से, ये सल्फ़र से, ये नाइट्रोजन से, किसी से भी मिलके न्यू वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है। और इसी वजह से ये नेचर में भी बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगा। और ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो तरह तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनते हैं, इसी वजह से बनते हैं कि ये डिफरेंट स्टाइल से मिलता जाता है। तीसरी खूबी इसकी है स्टेबिलिटी, यानी कार्बन जो है ये दूसरे एटमों के साथ मिलके कोवेलेंटली, ठीक है, दूसरे एटमों के साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। और इसी वजह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही स्टेबल कंपाउंड्स जो है ये बना सकता है, जिनको डिटेरियोरेट करना, जिनको तोड़ना इतना आसान नहीं है। और ये भी इसकी एक खूबी है। इसी में से, यानी अगर कार्बन जो है, कार्बन की अगर 4 वैलेंसीज फुलफ़िल हों, 4 वैलेंसीज फुलफ़िल हों, तो वो टेट्राहेड्रल कंपाउंड भी बना सकता है। जैसे इसकी एग्जांपल C यहाँ पे देखें। अब ये चारों इसकी वैलेंसीज जो हैं ये फुलफ़िल हैं, तो ये जो कंपाउंड बनेगा ये एक टेट्राहेड्रल कंपाउंड बनेगा, टेट्राहेड्रल शेप का कंपाउंड बनेगा। टेट्राहेड्रल क्या होता है, ये आप ये समझ लें कि ये एक ट्राइएंगुलर पिरामिड है, ट्राइएंगुलर पिरामिड है। यानी इस तरह का ये एक स्ट्रक्चर बना सकता है, बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर होता है ये। यानी आप यूँ कह लें कि इसके जो हैं 4 जो फेसेस होंगे इसके अंदर, तो इसमें बता सकते हैं आप लोग। तो टेट्राहेड्रल जो है ये पिरामिड बना देगा। नेक्स्ट अगर हम आगे देखें तो उसके बाद हमारे पास जो आ रहा है कि ये कैन रिएक्ट विद डिफरेंट कंपाउंड। जैसे मैंने बताया कि ये बहुत सी चीज़ों के साथ मिल सकता है। यानी अगर कार्बन चाहे तो कार्बन के साथ मिलके स्ट्रेट चेन कंपाउंड भी बना सकता है,
स्ट्रेट चेन, और ये एक न्यू तरह का कंपाउंड बन जाएगा और नया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा। मिसाल के तौर पे ये देख लें आप लोग, ये कार्बन कार्बन कार्बन, ये स्ट्रेट चेन अनब्रांच्ड। तो इस तरीके से भी ये कंपाउंड बनाते जाएंगे, जितने मर्जी कार्बन ऐड करते जाएं तो नया से नया कंपाउंड जो है वो बनता चला जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप लोग, तो ये स्ट्रेट चेन में बना दिया इसने, ये आप लोग देख लें। तो ये स्ट्रेट में भी बना सकते हैं। कार्बन चाहे तो ब्रांच्ड कंपाउंड बनाने की भी अहलियत रखता है, तो ब्रांच्ड कैसे बनाएगा आप लोग पढ़ चुके होंगे केमिस्ट्री में। यानी आगे ये आप देखें आप लोग, कार्बन 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 कार्बन, और इस तरफ ले के चले जाएं तो ये आप लोग देख लें, तो ये ब्रांच्ड हो जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जिस तरह नंबर ऑफ कार्बन्स और उनका स्टाइल बदलता जाएगा, कंपाउंड की जो क्वालिटीज़ हैं वो भी बदलती जाएंगी। और यही वजह है कि ये नेचर में इसी वजह से बहुत ज़्यादा पाया जाता है और आपको तरह तरह के कंपाउंड्स कार्बन की वजह से बनते हुए नज़र आते हैं। कार्बन जो है रिंग स्ट्रक्चर भी बना सकता है, तो रिंग स्ट्रक्चर्स भी बना सकता है कार्बन। जैसे ये आप लोग देख लें, ये हमारे पास, ये आप लोग देख सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि कार्बन एक बड़ा वर्सटाइल किस्म का जो है एक एलिमेंट है, और ये अपनी पोजीशंस, अपने नंबर, अपने स्ट्रेट चेन, अपने रिंग फॉर्म, किसी भी फॉर्म में जाके जो है एक नया कंपाउंड बना देगा, और वो नया कंपाउंड आपको नेचर में मिल जाएगा। और उसकी क्वालिटी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी डिफरेंट होंगी। तो ये आप लोगों ने बता देना है। तो ये साइक्लोहेक्सेन बन गया है, तो इसमें आप लोगों ने तो ये बता देना है इसके अंदर, तो ये आ जाएगा। अब कार्बन ना सिर्फ कार्बन से मिल सकता है, बल्कि कार्बन जो है कैन रिएक्ट विद अदर कंपाउंड्स। यानी कार्बन की एक क्वालिटी ये भी है कि कार्बन दूसरे या अदर दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी मिल सकता है। यही नहीं कि कार्बन सिर्फ कार्बन से ही मिलेगा, कार्बन दूसरे एलिमेंट से, मिसाल के तौर पर कार्बन कैन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कैन रिएक्ट विद नाइट्रोजन, कैन रिएक्ट विद फास्फोरस, कैन रिएक्ट विद सल्फर एटसेट्रा। इस तरह ये मिलता जाएगा और नए से नए जो है कंपाउंड बनाता जाएगा। अब इन कंपाउंड्स का अफादियत क्या है? मिसाल के तौर पे अगर कार्बन जो है हाइड्रोजन से बॉन्ड बना ले, जिसको हम लोग आम तौर पे CH बॉन्ड भी कहते हैं, तो CH बॉन्ड जो है ये एक एनर्जी बॉन्ड है। यानी जब भी इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को बॉडी में या सेल के अंदर जाके ब्रेक करते हैं, तो हम लोगों को एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। इसी वजह से इसको एनर्जी, CH बॉन्ड को एनर्जी बॉन्ड भी कहा जाता है। और इस एनर्जी से हम लोग फिर सेलुलर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। यानी ज़ाहिर बात है, सेल को कोई ना कोई काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वह एनर्जी कहाँ से हासिल होती है? CH बॉन्ड को तोड़ के। तो इसी वजह से ये एनर्जी बॉन्ड कहलाता है, और ये आप लोगों का MCQ भी बन सकता है। इसी तरह एक बॉन्ड है CO बॉन्ड, ये मौजूद होता है किसके अंदर? प्रेजेंट इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आगे तफसील से आएगा, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जो मोनोसेक्राइड्स होती हैं, यानी ग्लूकोज वगैरह जो होती हैं, उनके दरमियान में ये अगर आप लोग देखें, मैं वैसे ही आपको फार्मूला जो है वो बाद में बता दूंगा, लेकिन अभी जस्ट आपको इंट्रोडक्टरी बताने के लिए ये अगर आप लोग देखें, ये ग्लूकोज का फार्मूला है, और अगर आप लोग ये देखें, ये भी ग्लूकोज का एक फार्मूला है। अब यहाँ पे हर एक पॉइंट पे यहाँ पे कार्बन मौजूद है। अब ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, और ये वाला जो कार्बन है, ये आपस में ये जुड़े होते हैं, इनके दरमियान में होता है ऑक्सीजन। तो कार्बन, ऑक्सीजन एंड अगेन कार्बन, तो ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है। तो इस तरीके से इस बॉन्ड को, जो कि दो मोनोसेक्राइड्स के दरमियान में
जो बॉन्ड बनता है, इसी बॉन्ड को फिर हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा जो 2 मोनोसेक्राइड्स के दरमियान होगा, ठीक है। और इसी तरीके से फिर हमारे पास ग्लूकोज से सेलुलोज बन जाती है, स्टार्च बन जाती है। तो जोड़ते जाएं कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, तो ये भी मोनोसेक्राइड है, ये भी मोनोसेक्राइड है, दरमियान में ऑक्सीजन आ गया, तो कार्बन ऑक्सीजन एंड कार्बन, तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और बॉन्ड भी बन सकता है, कार्बन जो है इट कैन रिएक्ट विद नाइट्रोजन आल्सो इन अ पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये अमाइनो एसिड्स के दरमियान में होते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक अमाइनो एसिड है, और अमाइनो एसिड जो है दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है उनको फिर बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इसको हम लोग सिंपली CN बॉन्ड भी कहते हैं, CN बॉन्ड, यानी कार्बन का बॉन्ड किससे, नाइट्रोजन से। वो कैसे, वो ऐसे कि यहाँ पे जो अमाइनो एसिड है इसका फार्मूला आगे डिटेल में भी आएगा। जैसे ये देखें, ये अमाइनो ग्रुप है एक अमाइनो एसिड का, ये कार्बन है, उसके बाद यहाँ पे आप देख लें ये H और ये आ गया C डबल बॉन्ड OH। तो ये अमाइनो एसिड का फार्मूला है। ये भी अगर आप लोग देखें ये भी अमाइनो एसिड का फार्मूला है, C डबल बॉन्ड OH। तो अगर आप लोग यहाँ देखें ये एक अमाइनो एसिड है और ये भी एक अमाइनो एसिड है, तो ये दोनों अमाइनो एसिड्स में से यहाँ से OH और इधर से H जब निकल जाएगा तो ये वाटर बन जाएगा, यानी H2O। तो जब आप इसको रिमूव कर देंगे, ये वाटर जब निकल जाएगा, तो कार्बन जो है वो डायरेक्टली किससे जाके जुड़ जाएगा, दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ जाएगा। तो ये जो दरमियान में जो बॉन्ड बना है इसको अब आप लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। आगे इसको डिटेल में फिर बताऊंगा, अभी इंट्रोडक्टरी भी आप समझ लें कि अमाइनो एसिड्स के दरमियान में जो बॉन्ड होता है उसको CN बॉन्ड कहते हैं, MCQ में याद रखिएगा। और CN बॉन्ड को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं। तो आप लोग देखते रहें कि इसके अंदर का जो कार्बन है कितना वर्सेटाइल है और किस तरह ये डिफरेंट एटमों से मिलके, डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ मिलके न्यू जो कंपाउंड्स हैं वो बना देता है। इसी तरह कार्बन का एक और फ़ायदा ये है कि ये बहुत से मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी बना देता है। मैक्रोमॉलिक्यूल्स, इसके बारे में चैप्टर 1 में डिटेल में डिस्कस हुआ था। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा हो या 10 किलो डाल्टन से ज़्यादा हो, वो किस में आते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स के अंदर। तो मैक्रोमॉलिक्यूल मिसाल के तौर पे सेलुलोज ले लें, DNA ले लें, स्टार्च ले लें, तो ये सारे के सारे क्या हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल। अब मैक्रोमॉलिक्यूल जो सेल में बनते हैं हमें फ़ायदा क्या है, ठीक है, हमें फ़ायदा ये है, पहली क्वालिटी तो ये है कि ये जो मैक्रोमॉलिक्यूल जो होते हैं ये पानी के अंदर आम तौर पे हल नहीं होते। तो आप लिख दें कि दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर, दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर, ये पानी में हल नहीं होते। अब याद रखें जो चीज़ पानी में हल नहीं होती वो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल बनाती है। तो इसी वजह से दे फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ठीक होगी बात, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाएंगे वो, क्योंकि अगर पानी में हल हो जाएंगे तो वो स्ट्रक्चर तो नहीं बना सकता। यानी एक बर्तन है, उस बर्तन में अगर आप पानी डाल दें, अगर पानी उस बर्तन को ही हल कर ले तो क्या होगा, सारा का सारा पानी तो बाहर आ जाएगा। इसी तरह सेल के अंदर तकरीबन 90% वाटर होता है। तो अगर सेल मेम्ब्रेन जो है अगर ये हल हो जाए पानी में तो ये तो सारा का सारा सेल तबाह हो जाएगा और पानी बाहर आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो एक तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स का फ़ायदा जो कि कार्बन की वजह से बन रहे हैं, तो इसलिए ये इंसॉल्युबल होते हैं और ये स्ट्रक्चर ऑफ द सेल भी बनाते हैं। लेकिन साथ साथ आपने ये भी बता देना है कि जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स दे सर्व
एज द स्टोरेज ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल्स। इनकी वजह से माइक्रोमॉलिक्यूल्स भी जो हैं ये माइक्रोमॉलिक्यूल्स को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे कैसे, ये अगर आप लोग देखें कि ये भाई कैसे ये माइक्रोमॉलिक्यूल को स्टोर कर लेते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आप लोग स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा कौन से मॉलिक्यूल्स मिलेंगे? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। अब ग्लूकोज क्या है? माइक्रोमॉलिक्यूल। ये क्या है? मैक्रो। तो स्टार्च बेसिकली इन्हीं माइक्रोमॉलिक्यूल से मिलके बना था ना। तो इसी वजह से आपने बताया कि जो मैक्रोमॉलिक्यूल होता है, जैसे एक दीवार होती है, दीवार कई छोटी छोटी ईंटों से मिलके बनती है, कोई भी मैक्रोमॉलिक्यूल छोटे छोटे माइक्रोमॉलिक्यूल से मिलके बनता है। तो दो फायदे हो गए, एक तो ये स्ट्रक्चर ऑफ द सेल बनाते हैं और दूसरा ये माइक्रोमॉलिक्यूल्स को अपने अंदर क्या कर लेते हैं? स्टोर भी कर लेते हैं। इसके अलावा ये भी आप बता सकते हैं कि जो हमारे पास कार्बन है, इसका एक और सिग्निफिकेंस ये है कि ये माइक्रोमॉलिक्यूल्स भी बनाता है। माइक्रोमॉलिक्यूल्स, अब माइक्रोमॉलिक्यूल्स अभी बताया आपको, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका एटॉमिक मैस या मॉलिक्यूलर मैस कम होता है। मॉलिक्यूलर मैस जो है वो या कम होता है, यानी 10 किलो डाल्टन से बिलो होता है, जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि अमाइनो एसिड्स। तो ये जो हैं ये भी कार्बन की वजह से बने हुए हैं। तो एक तो फ़ायदा ये हो गया। अब माइक्रोमॉलिक्यूल्स जो हैं इनका एक और फ़ायदा ये है कि माइक्रोमॉलिक्यूल ज़्यादातर सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं और ये पावर करते हैं, पावर देते हैं सेलुलर एक्टिविटीज़ को, और इस सेलुलर एक्टिविटीज़ की वजह से ही मेटाबॉलिज्म जो है वो ऑपरेट हो रही होती है। तो ये भी कार्बन की वजह से हो रहा है। तो आपने ये भी बता देना है कि माइक्रोमॉलिक्यूल जो हैं दे आर जनरली soluble in water, soluble in water। तो वो इनसॉल्यूबल हैं, ये सॉल्यूबल हैं, ठीक है। उनका स्ट्रक्चरल रोल है, इनका फंक्शनल रोल होता है। ये बॉडी में कोई फंक्शन कर रहे हैं, जैसे एनर्जी दे रहे हैं, तो एनर्जी देना जो है वो फंक्शन है। वो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कोई मेम्ब्रेन बना रहा है, कोई स्ट्रक्चर बना रहा है, तो उनका मैक्रो का स्ट्रक्चरल रोल है, माइक्रो का फंक्शनल रोल है। तो मैक्रोमॉलिक्यूल जो हैं वो किससे मिलके बनते हैं? माइक्रोमॉलिक्यूल। तो मैक्रोमॉलिक्यूल को तोड़ते हैं तो क्या बनता है? माइक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रोमॉलिक्यूल को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? मैक्रोमॉलिक्यूल। तो ये तमाम की तमाम जो अफादियत है ये कार्बन की अहमियत की वजह से है। तो उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेरीज़ हों तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।